जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग 7th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें 6वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, शहरी विकास, शहरी नगरीय विकास। ठीक है, और उसमें हम लोग बहुत सारा पढ़ रहे थे कि बंदरगाह वाले शहरों का विकास कैसे हुआ, तीर्थ या फिर मंदिर वाले शहरों का विकास कैसे हुआ, उस समय के बाज़ार का विकास कैसे हुआ, व्यापार का विकास कैसे हुआ, ये सब हम लोग देख लिए थे। जिसमें आगे था व्यापारियों का संगठन, कौन कौन से व्यापारियों का संगठन हुआ करता था और वो कैसे काम करते थे उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यापारियों का संगठन। व्यापारी समुदाय ने अपने हितों की रक्षा के लिए व्यापारी संघ बनाए। ठीक, दक्षिण भारत में कई व्यापारी संघों का उदय हुआ। अभिलेखों में इन संगठनों को समाया कहा गया है, यानी व्यापारियों का जो संगठन होता था उसे समाया कहा गया है। इसका आशय है सदस्यों के बीच सहमति से पैदा हुआ संगठन, यानी कि उनके सदस्यों के बीच सहमति है, समाया का मतलब होता है। प्रत्येक व्यापार संघ की एक सभा होती थी। संघ आमतौर पर एक प्रमुख के अधीन काम करती थी, जिसका चुनाव संघ के सदस्य करते थे, यानी कि उनका एक प्रमुख होता था और वही सारा डायरेक्शन देते थे कि कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसी के अकॉर्डिंग उसके जो सदस्य होते थे संघ के, वो कार्य करते थे। संघ अपनी सदस्यता और कार्य करने के तरीकों के लिए स्वयं नियम कानून बनाती थी। अपने काम करने के तरीके वो स्वयं बनाती थी। यदि सदस्य संघ के नियमों को तोड़ते थे तो वो सदस्यों को सज़ा दे सकता था, यानी कि जो प्रमुख होते थे वो सज़ा दे सकते थे या फिर उन्हें निकाल सकते थे, या उन्हें जो संघ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे उन्हें वो जो प्रमुख होते थे वो निकाल सकते थे संघ से। संघ के प्रमुख अपने व्यापारी सदस्यों के प्रतिनिधि के रूप में राजा से मिलकर बाजार में बिकने वाली वस्तुओं पर लगने वाला चुंगी अथवा कर को तय करने का काम करता था। जो प्रमुख होते थे सदस्य के, वो राजा से मिलकर जो बाजार में बिकने वाले सामान होते थे उन पे कर को कम करते थे, या फिर कम करने का कोशिश करते थे कि उन पे कम कर देना हो ताकि उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो। ठीक है, वे वस्तुओं के दाम भी तय करते थे। जो प्रमुख होते थे वहीं वस्तु के दाम भी तय करते थे कि अगर कोई वस्तु विदेश से आया है तो उस पर कितना खर्चा लगा है लाने में, उसके अकॉर्डिंग ये कितना में बेचा जाएगा तो उन्हें मुनाफा होगा, ये सब प्रमुख ही तय करते थे। दक्षिण भारत में 2 महत्वपूर्ण व्यापार संघ थे, नाना देशी एवं मणिग्रामम। ये दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापार संघ थे। कौन कौन? एक थे नाना देशी और दूसरे थे मणिग्रामम। इनका व्यापार चीन, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। इन दोनों समूहों का व्यापार चीन, श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। यहाँ दक्षिण पूर्वी एशिया कहने का मतलब होता है कि ये जो एशिया के दक्षिणी क्षेत्र, यानी नीचे हो गया, दक्षिण में तो भारत भी है, लेकिन इसके पूर्व में जो थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिर मालदीव तो दक्षिण में हो गया, जो भी इधर देश हैं, सिंगापुर, ये सब में जो व्यापार होते थे उन्हें दक्षिण पूर्वी एशिया कहा जाता है, वैसे देश। ठीक, अब आगे दिया है नगरों के कारीगर। ठीक है, नगरों में कैसे कारीगर होते थे और वो कैसे काम करते थे। मध्ययुगीन शहरों में कारीगर, शिल्पी भी कहा जाता था उन्हें, अपने व्यवसाय को बरकरार रखे हुए थे। जो मध्ययुगीन शहर थे वहाँ पे कारीगर अपने व्यवसाय को करते थे। अधिकांश व्यवसाय स्थानीय रूप में थे। एक स्थान मतलब स्थानीय रूप में थे। स्थानीय कहते हैं कि वहाँ के लोग केवल जहाँ स्थानीय रूप में थे, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते थे। स्थानीय का मतलब होता है कि केवल वहीं के लोग जानते थे कि यहाँ पे ये चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि उनके पिता बनाते थे, फिर उनके दादाजी बनाते थे, वो बना रहे हैं, और उनके फिर बेटे बनाएंगे, पोते बनाएंगे, ऐसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते थे। कई शहर अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए मशहूर थे। ठीक है, विशिष्ट उत्पादों के मशहूर थे। इसके अतिरिक्त राजकीय कारखाने भी थे, जो दिल्ली एवं सुल्तानों के द्वारा, दिल्ली के सुल्तान थे
उनके द्वारा और मुग़ल बादशाहों के द्वारा स्थापित किए गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के द्वारा यानी दिल्ली सल्तनत के द्वारा और मुग़ल बादशाहों के द्वारा स्थापित किए गए थे कारखाने। इन कारखानों में शासक एवं उनके परिवार तथा राज्य की आवश्यकताओं की वस्तुएं बनाई जाती थी। ठीक है, उन कारखानों में। अब यहाँ मुग़ल कारखाना दिया है। ठीक, उस समय मुग़ल कारखाना जो था उसमें क्या क्या चीज़ें बनती थी उसके बारे में। ठीक, 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर मुग़ल राजधानी दिल्ली आया था। ठीक, 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यात्री बर्नियर जो था वो दिल्ली आया हुआ था। उसने कारखानों में काम होते देखा। वह लिखता है कि गढ़ी के भीतर अनेक स्थानों पर बड़े बड़े कमरे देखे जा सकते हैं, जिन्हें कारखाने या कारीगरों की कर्मशालाएं कहा जाता था। ठीक, कमरे होते थे जिन्हें कर्मशाला कहा जाता था। किसी एक कमरे में एक उस्ताद की निगरानी में कारीगर एवं कसीदाकारी करने में लगे होते थे। जो लोग थे वो एक उस्ताद की निगरानी में बहुत सारे कारीगर लगे होते थे। दूसरे कमरे में स्वर्णकार, तीसरे कमरे में चित्रकार, चौथे में लाख की पालिश करने वाले, पाँचवें में जड़िए, दर्जी, मोची, छठे में रेशम बनाने वाले और वकालत का काम करने वाले, अर्थात ऐसी बारीक कलावात, वकालत नहीं, कलावात का काम करने वाले। अब कलावात क्या होता है? ऐसी बारीक मलमल बनाने वाले जिन पर खूबसूरत कढ़ाई की जाती थी, ये कलावात कहलाते थे। ये सब काम करते थे। कारीगर हर रोज़ सुबह सुबह अपनी अपनी कर्मशालाओं में आते हैं और सारा दिन वहाँ काम करते हैं। शाम को अपने घर लौट जाते हैं। कसीदा करने वाला अपने बेटे को कसीदाकार, स्वर्णकार अपने बेटे को स्वर्णकार और शहर का हकीम अपने बेटे को हकीम होने का प्रशिक्षण देता है। कोई भी अपने धंधे या व्यवसाय से बाहर विवाह संबंध स्थापित नहीं करता है। अगर कोई सुनार है, स्वर्णकार है, तो वो स्वर्णकार में ही विवाह संबंध स्थापित करेगा। ऐसा था उस समय पे। इस प्रथा का पालन करने में हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से कट्टर थे। मुसलमान भी अपने कार्य करने वाले के जो होते थे उन्हीं में ही विवाह संबंध स्थापित करते थे और हिंदू भी। ठीक है, अब आगे दिया है, वर्नियर द्वारा वर्णित मुग़ल कारखानों में करने वाले कारीगरों की सूची बनाएं और सोचकर बताएं कि कारखानों में बनी वस्तु का उपयोग किस वर्ग के लोग करते थे। तो उसमें जो भी राज्य में रहते थे वो लोग करते थे, या फिर राजा के परिवार, राजघराने के जो लोग होते थे वो करते थे। अब आगे दिया है, भारत में वस्त्र निर्माण प्राचीन काल से ही एक प्रमुख व्यवसाय था। ढाका का मलमल सारे संसार में अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था। ढाका है, बंगाल की राजधानी है ढाका। वहाँ पे मलमल तैयार किया जाता था जो अपनी बारीकी के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत में कांचीपुरम एवं मसूलीपट्टनम सूती वस्त्र के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, खंभात के रेशमी कपड़े, ये खंभात है, गुजरात में है खंभात की खाड़ी। वहाँ के रेशमी कपड़े की मांग इतनी अधिक थी कि अलाउद्दीन खिलजी को उसकी बिक्री नियंत्रित करनी पड़ी, यानी कि रेशमी कपड़े की बिक्री नियंत्रित करनी पड़ी। कश्मीर 19 साल के लिए विख्यात था। बर्तनों पर सोने चांदी के सुंदर जड़ाऊ कार्य के लिए बीदर प्रसिद्ध था। बीदर ये मध्य प्रदेश की तरफ का एरिया होता है, बीदर। वहाँ पे बर्तनों पे सोने चांदी के जड़ाऊ काम किए जाते थे, उसके लिए प्रसिद्ध था। पंचाल समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री, बढ़ई शामिल थे, मंदिरों, राजमहलों, भवनों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। पंचाल समुदाय ये कहलाते थे। एक हो गया सुनार, दूसरा ये कसेरे, 3 लोहार, 4 राजमिस्त्री और 5 बढ़ई। ये जो पांचों का समुदाय है वो राजमहलों, मंदिरों एवं भवनों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। कांस यानी कि तांबा की बनी चोलकालीन मूर्तियाँ या कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। जो तांबे की बनी हुई मूर्तियाँ हैं, चोलकालीन यानी चोल राजाओं के समय में, वो अपनी कारीगरी के लिए उत्कृष्ट नमूना है। चोल कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम विधि द्वारा बनाई जाती थी। चोल साम्राज्य के समय की जो कांस्य मूर्तियाँ बनी हैं वो लुप्त मोम विधि के द्वारा बनाई जाती थी। अब ये लुप्त मोम विधि क्या है इसके आगे समझाया गया है। यहाँ पे दिया है बीदर शिल्पी का एक नमूना। यहाँ पे एक बर्तन है जिसपे सोने चांदी के जड़ाऊ काम किए गए हैं। ठीक है,
अब यहाँ दिया है लुप्त मोम तकनीकी। लुप्त मोम तकनीकी कैसे काम करती थी, कैसे मूर्ति बनाई जाती थी, उसके बारे में। इस तकनीकी के अंतर्गत मोम की एक मूर्ति बनाई जाती थी। इसके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ाई जाती थी, ठीक है, और इसके बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। सूखने के बाद उसे गर्म किया जाता था जिससे मोम पिघल जाए। जब उसे मिट्टी के सांचे को गर्म किया जाता था तो मोम पिघल जाता था, ठीक है, और सांचा रह जाता था। सांचे में पिघली हुई धातु भर दिया जाता है और धातु ठंडी होकर जब ठोस हो जाती है तो मिट्टी को सावधानी से हटा लिया जाता है और उसमें से निकली मूर्ति को पालिश कर चमका दिया जाता है। इस तरह से लुप्त मोम विधि से मूर्ति तैयार की जाती थी, जो यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं नए व्यापारी। भारत में नए व्यापारी कौन कौन हुए, कैसे उनका विकास हुआ, कैसे भारत में आए, उसके बारे में, ठीक है। नए व्यापारी। यूरोप के देश व्यापारिक उद्देश्य से भारत के मसालों एवं कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे। जो यूरोपीय देश थे वो भारत में व्यापार करना चाहते थे मसालों एवं कपड़ों का, ठीक है। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा आशा अंतरीप की यात्रा करते हुए कालीकट पहुंचा, ठीक है। ये 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का निवासी था वास्को डी गामा। और जो आशा अंतरीप ये दक्षिण अफ्रीका का अफ्रीकी देश है, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में ये है आशा अंतरीप, उसका सबसे दक्षिणी छोर है। उसकी यात्रा करते हुए कालीकट, कालीकट है केरल का तट है जिसे कालीकट कहा जाता है, कालीकट पहुंचा, भारत में पहुंचा। पुर्तगाल भारत में व्यापारिक पैठ जमाने वाला पहला यूरोपीय देश था, ठीक है। यानी कि सबसे पहले यूरोपीय देशों में पुर्तगाल वाले ही आए जो भारत के साथ व्यापार किए। पुर्तगाल ने अपने मजबूत एवं श्रेष्ठ जहाजी शक्ति का इस्तेमाल कर हिंद महासागर से लाल सागर के समुद्री मार्ग पर एकाधिकार जमा लिया। जो पुर्तगाली लोग थे उनके पास जहाज की शक्ति थी, यानी जहाज थी जिसका इस्तेमाल करके वे महासागर में, हिंद महासागर में अपना एकाधिकार कर लिए कि वहीं इस महासागर में सिर्फ वहीं व्यापार करेंगे। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत के तटीय क्षेत्र गोवा, कालीकट, कोचीन, हुगली, मलयापुर में नौसैनिक अड्डे भी स्थापित किए। नौसेना का अड्डा भी स्थापित कर लिए इन जगहों पे अपने जो सामान होते थे उनकी देखरेख करने के लिए या फिर जहाज़ों की देखरेख करने के लिए। काली मिर्च, नील, सोरा, सूती कपड़े, घोड़े उनके व्यापार की मुख्य वस्तु थी, ठीक है। जो पुर्तगाली थे उनके व्यापार की मुख्य वस्तु थी ये चीज़ें। उन्होंने अपने व्यापारिक एकाधिकार को बनाए रखने के लिए कार्ड्स यानी कि पारपात्र जारी करने की व्यवस्था प्रारंभ की। अब ये कार्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में, तो कार्ड्स जो होते हैं यह एशियाई समुद्र में जहाज़ों के आने जाने के लिए एक प्रकार का आज्ञा पत्र था। कार्ड जो होता था वो एक आज्ञा पत्र होता था, ऐसे नॉर्मल भाषा में बोले तो मान लीजिए लाइसेंस की तरह होता था, ठीक है। इसके न होने पर माल लूट कर जहाज़ को जब्त कर लिया जाता था। अगर आपके पास कार्ड्स नहीं होता था तो आपके जहाज़ को लूट लिया जाता था और उसे नष्ट कर दिया जाता था या फिर जब्त कर लिया जाता था जहाज़ को। आज्ञा पत्र यानी कार्ड देने के बदले एक निश्चित धनराशि ली जाती थी। अगर आपको सामान हिंद महासागर से ले जाना है तो कार्ड लेना पड़ेगा और कार्ड के बदले आपको कुछ पैसे देने होते थे और तब आपके सामान की सप्लाई समुद्र में की जाती थी, जिसके माध्यम से आप अपने देश ले जा सकते हैं। अब दिया है 17वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य देश, पहले तो पुर्तगाल आए, उसके बाद यूरोप के अन्य देश जैसे इंग्लैंड, हॉलैंड जिसे डच कहा जाता था उस समय पे, एवं फ्रांस के व्यापारियों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, ठीक है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है यहाँ पे दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अंतर्गत कई व्यापारी एक साथ मिलकर साझेदारी में कंपनी बनाते थे। किसी भी व्यापारी गतिविधि से जुड़े लाभ हानि में वे सभी बराबर के साझेदार होते थे, ठीक है। कंपनी बना लिए और व्यापार करने लगे सब बहुत सारे लोग मिलकर। इन यूरोपीय कंपनियों ने व्यापार की सुविधा के लिए भारत के विभिन्न शहरों एवं तटीय इलाकों में
कोठियाँ यानी कि गोदाम की स्थापना की। खरीद कर एक जगह पे अपने गोदाम में रखते थे सामान को और वहाँ से वो ले जाते थे, कोठियाँ बनाते थे। यहाँ गोदाम दिया है जिससे आप लोग समझ सकें। व्यापारिक कोठियों की स्थापना के लिए उन्हें भारतीय शासकों की अनुमति लेनी पड़ती थी। कोठी निर्माण करने के लिए उन्हें भारतीय शासकों की अनुमति लेनी पड़ती थी। यूरोपीय कंपनियों के व्यापार के प्रसार से पुर्तगालियों के व्यापारिक क्रियाकलाप कम होने लगे। जो अन्य यूरोपीय कंपनियां हो गई जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ये व्यापार करने लगी तो जो पुर्तगाली व्यापारिक थे उनका क्रियाकलाप कम होने लगा, उनका व्यापार कम होने लगा। ठीक है। यूरोपीय कंपनियां अपने व्यापारिक स्वार्थ के लिए आपस में संघर्ष करने लगी। ठीक है, थे पुर्तगाली भी तो यूरोप के ही थे। अब ये लोग आपस में संघर्ष करने लगे व्यापार के लिए। इन्हें भारतीय शासकों एवं व्यापारियों से भी मुकाबला करना पड़ता था। भारत के जो शासक थे या भारत के भी जो व्यापारी थे उनसे मुकाबला करना पड़ता था। अंततः इस संघर्ष में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि इंग्लैंड के जो व्यापारी थे वो सफल रही और भारत में सर्वाधिक सफल राजनीति एवं वाणिज्यिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आई। राजनीति भी करने लगी और वाणिज्य व्यापार के रूप में भी उभर कर सामने आई जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो। यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के बाद यूरोप के देशों में भारतीय सूती कपड़े की मांग में तेजी आई। ठीक, अधिक से अधिक लोगों ने वस्त्र निर्माण से संबंधित कार्य, कताई, बुनाई, धुलाई आदि व्यवसाय को अपना लिया। ठीक है, बहुत सारे लोग, जब कपड़े की मांग बढ़ी तो बहुत सारे लोग ये कपड़े के तैयार करने के तरीके हैं कताई, बुनाई, धुलाई, ये व्यवसाय को अपना लिया। लेकिन इस काल में दस्तकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। जो दस्तकार थे उनकी स्वतंत्रता घटने लगी। यूरोपीय कंपनियां भारत के दस्तकारों यानी कारीगरों को अग्रिम धन देती थी तथा उनसे वही वस्तुओं का उत्पादन करवाती थी जिनका मांग यूरोप के देशों में अधिक थी। जो कारीगर थे उन्हें पहले ही पैसा देते थे और उनसे वैसी चीज़ें बनवाते थे जिनका मांग यूरोप के देशों में थी। ठीक है, अब आगे दिया है। इस कार्य में भारतीय यूरोपीय कंपनियों के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। जब आगे से पैसा देते थे और उनसे मनचाहा काम करवाते थे तो जो भारतीय व्यापारी थे वो यूरोपीय कंपनी के एजेंट के रूप में कार्य करते थे। अब भारतीय व्यापारी थे वो आम लोगों से या फिर जो यहाँ के कारीगर थे उनसे लेकर और यूरोपीय कंपनियों को बेचते थे या फिर दे देते थे, उन्हें एजेंट के रूप में काम करते थे। इसे दादनी व्यवस्था कहते थे। यानी भारत के जो व्यापारी थे वो दादनी व्यवस्था के अंतर्गत अब यूरोपीय कंपनियों के अंडर काम करने लगे। ठीक, अब आगे देखते हैं शहरों के बदलते स्वरूप। शहर कैसे बदले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो कैसे शहरों का स्वरूप बदलता गया उसके बारे में। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में कोठियों का निर्माण किया। यहाँ आयात निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। कलकत्ता, बड़े शहर थे उस समय के, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, यहाँ पे कोठियों का निर्माण किए यानी गोदामों का निर्माण किए। और यहाँ पे आयात निर्यात, आयात का मतलब होता है कि बाहर से जो वस्तुएं आती थी और निर्यात का मतलब होता है कि आपके यहाँ यानी भारत से जो वस्तुएं जाती थी उन्हें निर्यात किया जाएगा। मान लीजिए चाय यहाँ से जा रहा है तो चाय का निर्यात किया जा रहा है। अगर ऊनी वस्त्र भारत में लाया जा रहा है तो ऊनी वस्त्र का आयात किया जा रहा है। ठीक है, वहीं पे आयात निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था कोठियों में। ठीक है, और कोठियों में कंपनी के दफ्तर एवं कर्मचारियों के लिए आवास भी बने होते थे। जो कागजी काम होते थे, कागजी कामकाज होते थे, उन कर्मचारियों के लिए आवास भी बने होते थे। सुरक्षा के लिए कोठियों की घेराबंदी की जाती थी ताकि वहाँ से उनका जो भी सामान है उनको कोई नुकसान ना हो, उसके लिए वो कोठियों की घेराबंदी भी करवाते थे। किलेबंद कोठियों के बाहर भारतीय व्यापारियों, दस्तकारों एवं शिल्पकारों को बसाया गया जो कंपनी के लिए व्यापारिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे। और कोठियों के आसपास जो कारीगर थे उनको बसाया गया और उन व्यापारियों को भी बसाया गया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करते थे। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई बड़े शहरी केंद्र के रूप में उभरे जो आज भी भारत के प्रमुख महानगर हैं। वहाँ पे ही इन तीनों शहरों में ही जो अंग्रेज थे
वो अपने कोठियाँ बनाए और वहाँ पे लोगों को बसाना शुरू किया। यहाँ पे दिया है एक इमेज जो है कोलकाता स्थित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारी कोठी। ऐसे ही व्यापारी कोठियाँ बनाते थे वो और इसे चारों तरफ से घेर देते थे। ठीक, अब आगे देखते हैं पटना की पृष्ठभूमि एक नज़र। ठीक है, पटना के बारे में इसमें दिया गया है। यहाँ दिया है वर्तमान पटना का इतिहास प्राचीन पाटलिपुत्र से जुड़ा है। व्यापारिक महत्व के कारण पट्टन यानी शहर या नगर से पटना शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। पटन का मतलब होता है नगर और वहीं से पटना शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। मध्यकाल में पटना अजीमाबाद के नाम से भी काफ़ी प्रचलित रहा। अन्य मध्यकालीन नगरों के समान पटना दीवारों से घिरा था जिसमें कई छोटे बड़े दरवाजे लगे थे। पटना सिटी के पश्चिमी एवं पूर्वी दरवाज़ा आज भी देखा जा सकता है। पटना सिटी जो है वहाँ पे आज भी पूर्वी और पश्चिमी दरवाज़ा लगा हुआ है जो भी चारों तरफ से घिरा हुआ था, क्योंकि गंगा तट पर पटना, गंगा तट पे ये पटना का इमेज दिया गया है। देखिए यहाँ पे घिरा हुआ है, चारों तरफ दीवार बनी हुई है और यहाँ से एक रास्ता दिख रहा है। अब दिया है अफगान मुगल काल में बिहार सूबे में एक नजीम या सूबेदार होता था जो अफगानों के समय में मुगल काल चल रहा था और बीच में ही अफगान आए थे जिसमें था ये शेरशाह, ये सब अफगान ही थे ना। तो उनके समय में बिहार सूबा यानी सूबा का मतलब होता है प्रांत या फिर राज्य। बिहार सूबा का एक नजीम या सूबेदार होता था। 1704 ईस्वी में औरंगजेब का पोता अजीम उस शान बिहार का सूबेदार बना। 1704 ईस्वी में अजीम ने पटना को एक नए ढंग से बसाया और इसे अजीमाबाद का नया नाम दिया। ठीक, उसने मोहल्लों को बसाने का काम इस प्रकार से किया कि अजीमाबाद की सुंदरता बढ़ गई। लोदियों के मोहल्ले का नाम लोदी कटरा पड़ा। इस मोहल्ले के पास मुगल सेना के अधिकारी जहाँ रहते थे उसे मुगलपुरा कहा गया। शेरशाही परिवार के रहने के लिए जगह कैवा सिकोह के नाम से जाना जाता था। उलेमा, साहित्यकार, कवि, शायर का मोहल्ला मैदाने फसाहत के नाम से जाना जाता था, बसा। ठीक है, सदर उस सुदूर यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश का निवास स्थान सदर गली के नाम से मशहूर था उस समय पे। किसके समय पे? औरंगजेब के पोता के समय पे। हिंदू उमरा यानी कि जो अधिकारी होते थे उनके कारण दीवानी मोहल्ला आबाद हुआ, यानी कि दीवानी मोहल्ला के नाम से जाना गया। पटना के मोहल्लों का नाम पेशों के आधार पर पड़ा। पेशे यानी कि जो लोग काम करते थे उनका जो पेशा था उनके आधार पे भी पड़ा। उनमें से एक मोहल्ला ठठेरी बाजार है। तांबे एवं पीतल के बर्तन बनाने वाले सैकड़ों परिवारों के कारण इस मोहल्ले का नाम ठठेरी बाजार पड़ा। जिस गली में सेना के लिए तीर और कमान बनाने वाले रहते थे उनका नाम कमान नगर की गली कहलाता था। आज यहाँ कमंगर गली का नाम से जाना जाता है। ठीक है, पान बेचने वाले का मोहल्ला पानदारी, नमक का बाजार नून गोला, चावल का बाजार चौहट्टा, गुड़ का बाजार गुरहट्टा आदि, इन सब नामों से पटना के जो मोहल्ले थे वो प्रसिद्ध थे या फिर जाने जाते थे। अब है 17वीं शताब्दी में अंग्रेज डच व्यापारिक कंपनियों के प्रयास से पटना एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। अनेक जैन व्यापारी पटना में बसना शुरू कर दिए थे, जिसमें सबसे धनी व्यापारी हीरानंद शाह था। यूरोपीय व्यापारी के माध्यम से पटना का व्यापार मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, अफ्रीका के तटवर्ती क्षेत्रों और यूरोप के देशों के साथ उन्नत रूप से होता था। यूरोप के व्यापारियों की अभिरुचि सूती वस्त्र, नील एवं सोरे के प्राप्ति में थी। ठीक है, यूरोप के जो व्यापारी थे वो मुख्य रूप से सूती वस्त्र, नील और सोरा का व्यापार करते थे। अंग्रेजों द्वारा पटना सिटी के गुलजार बाग मोहल्ले में गंगा नदी के किनारे एक व्यापारी कोठी 1620 ईस्वी में बनवाई गई। ठीक है, पटना में अंग्रेजों के द्वारा जो व्यापारी कोठी हो 1620 ईस्वी में बनवाई गई। इस कोठी का मुख्य द्वार गंगा नदी की ओर था। ठीक है, यह कोठी ऊंची दीवारों से घिरी थी। पटना से अंग्रेज सोरा प्राप्त करते थे क्योंकि यूरोप में इसकी खूब मांग थी और इससे बारूद बनाया जाता था।
पटना के आसपास के क्षेत्रों से सोरा इकट्ठा किया जाता था और इसे नाव द्वारा गंगा के रास्ते हुगली जो कि कोलकाता में है, और फिर वहाँ से यूरोप ले जाया जाता था। ओके। पटना से चावल और चीनी बंगाल के बाज़ारों में जाता था। पटना के निकट लखावर कपड़ा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से देश विदेश के व्यापारी आते थे और माल खरीदते थे। बिहार में बड़े पैमाने पर रेशम वस्त्र बनाया जाता था। अब है 1580 ईस्वी में मुग़ल बादशाह अकबर ने टकसाल यानी सिक्का बनाने का केंद्र की स्थापना किया पटना में, ठीक है। और 1705 ईस्वी में अजीम के समय में यहाँ बनाए गए सिक्कों पर अजीमाबाद शब्द का प्रयोग किया गया। पटना शहर की पूर्वी सीमा पर माल सलामी मोहल्ला मुग़ल काल में व्यापारिक सामान या माल पर चुंगी यानी कर को सलामी कहा गया, उसी का वसूली का केंद्र था। ये सब पटना के बारे में बताया गया है इस अध्याय में, ठीक है। तो इसमें इतना ही। अब हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।